गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की वीडियो में हम करने वाले हैं रेजिडेंशियल स्टेटस के सारी इलस्ट्रेशन करेंगे और साथ ही साथ जो बैक क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो सारे आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। पिछली वीडियो में पार्ट 1 में हमने रेजिडेंशियल स्टेटस के कुछ टॉपिक्स किए थे और मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन करवाई थी। तो आज की वीडियो में हम सारी इलस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ बैक क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस सबसे पहले हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशंस। ऑलरेडी गाइस मैंने फर्स्ट इलस्ट्रेशन आपको पिछली वीडियो में करवा दी थी, तो मैं ये वाली आपको नहीं करवाने वाली हूँ। सीधा हम सेकंड इलस्ट्रेशन है जो वो करने वाले हैं। तो सेकंड इलस्ट्रेशन को एक बार हम रीड कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये पॉइंट्स में गिवन है। सबसे पहला है आपका मोहन इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ही लेफ्ट फॉर ईरान ऑन 18 अप्रैल 2022 एंड कुडंट रिटर्न टू इंडिया टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-23। अब मोहन सिटीजन है इंडिया का और उसने ईरान मतलब वो जो पर्सन था मोहन वो ईरान चला गया कब 18 अप्रैल 2022 को। अब हमें रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास असेसमेंट ईयर है 2023-24, तो इसका रेलेवेंट प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा होगा 2022-23। ठीक है, अब हम 22 का देखेंगे तो हम 1 अप्रैल से देखते हैं। अब 1 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल तक वो सिर्फ इंडिया में रहा, मतलब कि 18 डेज वो पर्सन इंडिया में रहा जस्ट। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या होती है रेजिडेंट की कि जो पर्सन है वो 182 डेज प्रेजेंट होना चाहिए इंडिया में, अगर हम उसे चाहें मतलब मानना चाहते हैं कि वो इंडिया का रेजिडेंट है। बट यहाँ पे सिर्फ वो 18 डेज ही प्रेजेंट है, तो सिंपल ये हमारा कौन सा केस आ गया, नॉन रेजिडेंट का केस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकंड पॉइंट। राम अवतार लेफ्ट फॉर यूएसए ऑन 10 मार्च 2020 आफ्टर हैविंग लिव्ड इन इंडिया फॉर 20 ईयर्स। ही रिटर्न टू इंडिया ऑन 10 सितंबर 2022। अब राम अवतार यूएसए गया कब 10 मार्च 2020 को। उसके बाद वो इंडिया में 20 ईयर्स रहा था। ठीक है, उसके बाद वो इंडिया आया 10 सितंबर 2022 से। ठीक है, अगर जैसे हम 10 सितंबर 2022 से कैलकुलेट करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में देखना है 2022-23 में, मतलब अब यहाँ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे 10 सितंबर यानी कि 10/9/2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक अगर हम डेज को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे कितने डेज आएंगे 203 डेज। हमारी फर्स्ट कंडीशन गाइस क्या होती है 182 डेज क्या होना चाहिए, वो पर्सन प्रेजेंट होना चाहिए इंडिया में। तो यहाँ पे 203 डेज वो प्रेजेंट है इंडिया में, इट मीन्स ये पर्सन क्या है रेजिडेंट है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, राजेंद्र इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ही लेफ्ट ऑन 15 मई 2022 फॉर लंदन फॉर हायर स्टडीज। ही कम बैक टू इंडिया ऑन 25 मई 2022। ही मेंटेन अ डिवेलिंग प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग हिज एब्सेंस। राजेंद्र एक सिटीजन है इंडिया का जो इसने 15 मई 2022 को इंडिया लेफ्ट किया है लंदन जाने के लिए हायर स्टडीज़ के लिए। फिर वो 25 मई 2022 को बैक आया कहाँ पे इंडिया में, वो रिटर्न आया। अब हमें यहाँ पे निकालना है रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में हम देखेंगे। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर मैंने जैसे आपको बताया 2000 हमारा कितना है 22-23। अब हमें क्या करना है गाइस कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेसिकली आपको कैलकुलेट कैसे करना है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 अप्रैल 2022 से लेके 31/3/2023 तक हमने देखना होता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 अप्रैल 2022 से लेके अब यहाँ पे भैया 15 मई 2022 को लंदन चले गया था, मतलब 15 मई तक तो ये यहीं पे था। तो हम यहाँ पे कितने डेज तक निकालेंगे 15 मई 2022 तक हम निकालेंगे, मतलब ये जो पीरियड है इसके हम क्या करेंगे डेज को कैलकुलेट करेंगे। तो गाइस आपको पता है अप्रैल में 30 डेज होते हैं और साथ ही साथ हमारे जो 15 डेज ये हमारे मई के हो गए, तो टोटल हमारे कितने डेज हो गए 45 डेज। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन ये होती है 182 डेज पर्सन प्रेजेंट होना चाहिए, बट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो ये सिंपल क्या होगा नॉन रेजिडेंट होगा। तो गाइस नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है आपकी पार्ट 1 देख लेते हैं। ए पार्ट, मिस्टर सेन कम्स टू इंडिया ऑन 10 मई 2020 आफ्टर स्टेइंग फॉर 10 ईयर्स इन यूएसए। मतलब मिस्टर सेन इंडिया में आए हैं 10 मई 2020 को, 10 साल यूएसए में रह के। ही स्टे इन इंडिया अप टू 4 जनवरी 2023। मतलब ये अब जब ये वापस आए 10 मई 2020 से लेके 4 जनवरी 2023 तक ये इंडिया में रहे। उसके बाद ये 5 जनवरी को यूएसए फिर से चले गए। ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग his stay in India, he didn't stay for more than 15 days at a particular place as he was exploring the possibilities of new business. इसमें हमें रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है प्रीवियस ईयर का 2023 में। तो सबसे पहला ए पार्ट में आपका गाइस क्या होगा, ए पार्ट में आपका रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा है 2022-23। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट कब करना, देखो 1 अप्रैल 2022 से लेके 4 जनवरी 2023 तक हम देखेंगे, क्योंकि 4 जनवरी तक जो मिस्टर सेन थे वो कहाँ पे थे इंडिया में थे।
तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 से लेके 4 जनवरी 2023 तक अगर हम डेज़ को काउंट करेंगे तो वो हमारे कितने आ रहे हैं, 279 डेज़ गाइज हमारे आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाली कंडीशन क्या है, फुलफिल हो रही है, 182 डेज़ वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है, इसलिए हमारा क्या होगा, रेजिडेंट होगा। अब हमें देखना है कि यहाँ पे ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कैसे देखेंगे, अब हमें देखना होगा कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट देखने के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है जिसमें हमें 7 सालों में 730 डेज हमें प्रेजेंट होना पड़ता है। ठीक है, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में अगर हम देखें तो 7 सालों में 730 दिन हमें प्रेजेंट होना पड़ता है, मतलब कि 2 साल। अब यहाँ पे हमें कहा था 2020 से लेके 2023 तक मिस्टर सेन इंडिया में थे, तो 2021-22 में वो 365 डेज रहे होंगे, और 2020-21 में अब देखो वो 10 मई को आए थे। कब आए थे, 10 मई को आए थे वो इंडिया में। तो हमारा कौन सा महीना आ गया, अप्रैल। ठीक है, उसके बाद जो हमारा मई है, मई के 10 डेज जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा जो है टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कर देंगे 365 डेज में, तो हमारे 327 डेज अगर आप कैलकुलेट करोगे 2020 टू 2021 में वो सिर्फ 327 डेज ही रहे हैं। तो हमारी जो कंडीशन है वो क्या कहती है कि 730 डेज क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। तो हमारे ये टोटल 2021-22 का कितना यहाँ पे है 365, और 2020-21 का कितना है 327। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 692 डेज ही सिर्फ आ रहा है, बट हमें चाहिए कितने होते हैं 730 डेज। तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, इसलिए ये हमारा क्या होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका किस पॉइंट है, ये जस्ट एक्सप्लेनेशन ही है। व्हाट डिफरेंस इट विल मेक इफ ही कम्स टू इंडिया, क्या डिफरेंसेस होंगे अगर वो इंडिया आएंगे आफ्टर 4 ईयर स्टे अगर यूएसए में करके। ठीक है, इसमें क्या होगा, वो ऑर्डिनरी ही इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड ही कैन नॉट क्लेम द स्टेटस ऑफ रेजिडेंट बट NOR, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डिनरी रेजिडेंट चाहे वो रहेंगे बट वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, क्योंकि हमारी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, 730 डेज क्या होती है, प्रेजेंट होने चाहिए, या फिर 10 साल में 2 ईयर्स हमारी क्या होनी चाहिए। मतलब आपको इसमें कंडीशंस लिख देनी है और कुछ नहीं है, कि 10 साल में आप 2 साल प्रेजेंट होने चाहिए इंडिया में, या फिर 7 सालों में 730 दिन प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं, हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 5, जिसमें है मिस्टर जोसेफ ए फॉरेनर केम टू इंडिया फ्रॉम पोलैंड। अब जो मिस्टर जोसेफ हैं वो इंडिया आए हैं पोलैंड से, फर्स्ट टाइम कब आए हैं, 1 अप्रैल 2016। ही स्टे हेयर कॉन्टिन्यूसली फॉर 3 ईयर्स, मतलब 3 साल से वो यहीं रह रहे हैं। एंड वेंट टू फ्रांस, उसके बाद वो फ्रांस चले गए 1 अप्रैल 2019 को। ही हाउएवर रिटर्न टू इंडिया ऑन 1 जुलाई 2019, फिर वो 1 जुलाई 2019 को इंडिया वापस आए। एंड वेंट टू पोलैंड ऑन 1 दिसंबर 2020, फिर से वो 2020 को चले गए पोलैंड। आफ्टर दैट ही अगेन केम टू इंडिया ऑन 25 जनवरी 2023। ठीक है, अब हमें निकालना है इसमें सबसे पहले हमारी कंडीशन गाइस क्या होती है, 182 डेज वो इंडिया में प्रेजेंट होने चाहिए। अगर वो 182 डेज प्रेजेंट नहीं होते तो हमारे पास दूसरी कंडीशन होती है कि 60 दिन वो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, यानी कि जो हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है 23-24, उससे पिछला साल जो हमारा होगा 2022-23, मतलब इस ईयर में वो 60 दिन प्रेजेंट होने चाहिए, और पिछले 4 सालों में वो कितने दिन प्रेजेंट होने चाहिए, 365 डेज। तो सबसे पहले अगर हम निकालें 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक अगर हम डेज काउंट करें तो यहाँ पे वो कब आए थे, 25 जनवरी 2023 को वो आए थे। और अगर हम 25 जनवरी 2023 से लेके 31 मार्च 2023 तक कैलकुलेट करेंगे तो हमारे 66 डेज बनते हैं। ठीक है, तो 66 डेज बनते हैं। सबसे पहली कंडीशन जो हमारी थी 182 डेज वाली वो फुलफिल यहाँ पे नहीं हो रही है, तो नेक्स्ट हमारी कंडीशन थी 60 डेज प्रेजेंट वाली, तो यहाँ पे 66 डेज प्रेजेंट है, ये कंडीशन तो हमारी फुलफिल कर रही है। उसके बाद इस कंडीशन के साथ हमारी एक और कंडीशन थी कि 60 डेज तो प्रेजेंट होने चाहिए रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, और साथ ही साथ पिछले 4 सालों में हमें 365 डेज प्रेजेंट होने चाहिए। अब पिछले 4 साल, ये वाले 4 साल बन रहे हैं, सबसे पहले ये देखो इसी में ही 365 डेज वो स्टे कर रहे हैं इंडिया में, फिर 275, फिर 245। तो अगर गाइस आप इसका टोटल लगाओगे 365, 275, 245, तो यही हमारा 885 आ रहा है। ठीक है, मतलब कि ये वाली कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो रही है। तो हमारे जो ये मिस्टर जोसेफ हैं ये क्या है, रेजिडेंट हैं इंडिया के। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं गाइस। तो गाइस ये हमारी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, मिस्टर रोहन ए फॉरेनर नेशनल केम टू इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम। कब ये फर्स्ट टाइम आए हैं, जून 15, 2017 को। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2017-18
18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22 एंड 22 टू 23 हमें सारी मतलब सभी ईयर्स के हिसाब से हमें ये गिवन है, ठीक है। मतलब कि 2017-18 को वो कितने दिन रहे, 115 दिन। 2018-19 को कितने रहे, 15 दिन। 2019-20 को कितने रहे, 191 डेज। मतलब सारे हमें ईयर्स के वाइज गिवन है, तो ये ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारी कंडीशन क्या होती है, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज प्रेजेंट होने चाहिए वो पर्सन। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा है, 22-23 का। तो 22-23 में अगर हम देखें, 22-23 में हमें गिवन है 80 डेज, तो ये पहली कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो रही है ना, नहीं फुलफिल हो रही ना। उसके बाद हमारी कंडीशन होती है रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 60 दिन प्रेजेंट होने चाहिए, उससे ज़्यादा। यहाँ पे 80 डेज प्रेजेंट है, मतलब 60 या 60 से ज़्यादा दिन प्रेजेंट है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। और पिछले 4 सालों में 365 डेज क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। अब यहाँ पे हमें कितना गिवन है, 124, 191, साथ ही साथ 15 और 115। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा 445 डेज यहाँ पे आ रहा है। तो ये भी कंडीशन हमारी क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है, ठीक है। तो जो ये पर्सन है वो क्या है, रेजिडेंट है। अब हमें ये देखना होगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ये देखने के लिए हमें पिछले 7 सालों में देखना पड़ेगा कि क्या वो 730 डेज प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो हम इस सभी का टोटल लगा देंगे, 1 2 3 4 5 ईयर्स हमारे पास प्रेजेंट है। तो हम इसका अगर टोटल लगाएंगे तो हमारे पास देख लेते हैं, हमारे पास कम आ रहा है, मतलब कि ये 730 नहीं आ रहा है। इट मीन्स 565 डेज ही हमारे पास आ रहा है। इट मीन्स ये नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ठीक है। एंड नेक्स्ट गाइज आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हम कर लेते हैं। ये भी आपका बैक क्वेश्चन है। मिस्टर के.वी. राव एक सीनियर साइंटिस्ट हैं, ठीक है, नाइजीरिया गए हैं ऑन जॉब अप्रूवमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स ऑन 15 सितंबर 2022। ही नेवर बीन आउट ऑफ इंडिया बिफोर। डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर प्रीवियस ईयर 2022 टू 2023। अब यहाँ पे ये नाइजीरिया गए हैं, कब गए हैं, 3 साल के लिए गए हैं, 15 सितंबर 2022 को, ठीक है। अगर हम इसमें डेज काउंट करेंगे 182 डेज प्रेजेंट नहीं हो रहे। अगर हम 1 अप्रैल 2022 से लेके 15 सितंबर 2022 तक अगर हम कैलकुलेट करेंगे, अप्रैल में हमारे 30 दिन होते हैं, अप्रैल, मई, जून में 30, ठीक है, जुलाई, उसके बाद अगस्त, ये 15 को गए हैं, तो मतलब यहाँ पे हमारे 168 डेज हैं वो टोटल बन रहे हैं। तो ये हमारे क्या होंगे, नॉट रेजिडेंट होंगे, ठीक है। कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करी तो ये हमारे क्या होगा, नॉट रेजिडेंट पर्सन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट गाइज हम इलस्ट्रेशन करते हैं इसकी। तो गाइज नेक्स्ट इलस्ट्रेशन को करने से पहले आपको ये टेबल फॉर्म वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका मैं आपको एक टेबल दिखाती हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चंस या इलस्ट्रेशन किस तरीके से करनी है। तो एक बार उस टेबल को देख लेते हैं। तो गाइज अगर आपको ये टेबल फॉर्म क्वेश्चंस करने हैं जो मैं इलस्ट्रेशन आपको कराने वाली हूँ, ये आपको ये चीज़ ज़रूर आनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारा जो अगर हमें इनकम रिसीव होती है इंडिया में, तो वो तीनों के लिए यानी कि रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, तीनों के लिए क्या होगी, टैक्सेबल होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट गाइज आपका पॉइंट, इनकम अर्नड इन इंडिया। इनकम आपने इंडिया में अर्न की है तो वो भी तीनों के लिए टैक्सेबल होगी, ठीक है। जो भी आपको अमाउंट होगी वो हमें तीनों में ही ऐड करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन करेंगे, इलस्ट्रेशन करेंगे, एक बार ही आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्रूड इन इंडिया। अगर इनकम एक्रूड है इंडिया में तो भी ये तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। अगर गाइज सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया, सर्विस रेंडर्ड हुई है इंडिया में, सर्विस आपने गिवन की है इंडिया में, चाहे उसका पैसा बाहर मिला है, आप तीनों में ही क्या करोगे, टैक्सेबल होगे। नेक्स्ट है इनकम अराइजेज इन इंडिया। इनकम आपकी अराइज हुई है कहाँ पे, इंडिया में, तभी भी आपको जो तीनों हैं क्या होंगे, टैक्सेबल होंगे। अगर आपको कोई डिविडेंड मिल रहा है इंडिया में, वो भी तीनों के लिए टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट है आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें लिखा होता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन इंडिया। इसमें भी आपका दोनों का क्या होगा, टैक्सेबल होगा, नॉन रेजिडेंट का नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया। आपने कोई बिजनेस किया है जिसके आपको प्रॉफिट मिला है, पर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आप आउटसाइड द इंडिया कर रहे हो, इंग्लैंड में कर रहे हो, कनाडा में कर रहे हो, जर्मनी में कर रहे हो, तो सिर्फ रेजिडेंट पर्सन के लिए वो क्या होगी, टैक्सेबल होगी। मतलब कोई भी इनकम अगर आप बाहर भी कमा रहे हो तो सिर्फ वो रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी, नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। नेक्स्ट है गाइस, अगर आपको कोई रिमिटेड वर्ड लिखा आ रहा है, रिमिटेड इनकम इन इंडिया, ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। नेक्स्ट है शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जेम्प्टेड एग्रीकल्चर लैंड। अगर आपको शेयर है प्रॉफिट आ रहा है एग्रीकल्चर लैंड जो रूरल एरिया में है, उस पर भी आपको क्या करना है, सिर्फ इग्नोर करना है। तो अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन। नेक्स्ट हमारी जो है उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा।
तो गाइस ये आपके पास इलस्ट्रेशन है जिसमें हमें ये फॉलोइंग इनकम्स गिवन है श्री रूपक मिश्रा की 2023 की। सबसे पहले हमें डिविडेंड फ्रॉम इंडिया, अगर डिविडेंड फ्रॉम इंडिया अगर हमें गिवन है कितना है यहाँ पे 10,000, मैंने अभी आपको पढ़ाया अगर डिविडेंड इंडिया में आपको रिसीव हो रहा है तो ये तीनों के लिए टैक्सेबल होगा, यानी कि रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के लिए भी। नेक्स्ट है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन जापान रिसीव्ड इन इंडिया, चाहे आपको प्रॉफिट बिजनेस में जापान में हुआ है बट वो मनी रिसीव आपको इंडिया में हुआ, अभी मैंने आपको कराया ना इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, तो तीनों में 1,20,000 आएगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन पाकिस्तान डिपॉजिटेड इन बैंक देयर, दिस बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, अगर बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है ना तो ये रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंडोर, प्रॉफिट इन बिजनेस इन इंडोर मतलब बिजनेस में जो प्रॉफिट है वो आपको इंदौर में हो रहा है, आप कंट्रोल कर रहे हो लंदन हेड ऑफिस से, तो इस केस में भी आपका तीनों में आएगा क्योंकि आपको प्रॉफिट कहाँ पे हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, इंदौर इंडिया में है ना, तो इंडिया में हो रहा है तो जो आपका 1,10,000 तीनों में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट गाइज आपका पॉइंट है ये कुछ इस तरीके से आपको परफॉर्मा वगैरह बनाना है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रेजिडेंट, आपने इंटरेस्ट रिसीव किया किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन मिस्टर रहीम से ऑन लोन प्रोवाइडेड टू हिम फॉर बिजनेस कैरिड ऑन इंडिया, कैरिड ऑन इंडिया, ठीक है। तो अगर आपको ये लोन वाला पॉइंट आ रहा है इससे कोई लेना देना नहीं, हमने सिर्फ प्रॉफिट देखना है और इनकम देखनी है, ठीक है। इसको क्या करोगे सीधा इग्नोर करने वाले इस पॉइंट को। नेक्स्ट है इनकम वॉज अर्नड इन अमेरिका एंड रिसीव्ड देयर बट ब्रोट इन इंडिया, इनकम ब्रोट इन इंडिया, आपको मतलब इनकम अपने अमेरिका में अर्न किया, जैसे मैंने आपको कहा था अगर फॉरेन में आप इनकम अर्न कर रहे हो तो वो सिर्फ कहाँ पे आप ऐड करोगे, रेजिडेंट में। उसके बाद आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया रिसीव्ड इन अमेरिका 62,000, ये आप तीनों में ऐड करोगे क्योंकि आपको सर्विसेज मतलब आपका हाउस प्रॉपर्टी कहाँ पे है, इंडिया में ही है ना, तो इंडिया में ही अगर है तो आप तीनों में ये 62,000 है वो क्या करोगे, ऐड करोगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन दुबई, ये 25,000 है, रिसीव्ड इन इंडियन कंपनी के थ्रू है तो तीनों में ही आपका ये आ जाएगा। उसके बाद है कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड है अजमेर, अब मैंने आपको कहा था एग्रीकल्चर लैंड का जो है प्रॉफिट नहीं आएगा तब जब वो रूरल एरिया में होगी, बट यहाँ पे रूरल एरिया में नहीं है तो 48,000 भी यहाँ पे आ जाएगा। सभी को टोटल करोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, टोटल इनकम आपकी निकल जाएगी यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो आपकी यहाँ पे टोटल इनकम है जो वो आ जाएगी। मिस्टर आनंद दास फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, यहाँ पे गिवन है इनकम जो भी अर्न की है 2023 एंड 24 में, ठीक है। तो सबसे पहला हमें पॉइंट गिवन है इंटरेस्ट ऑन जर्मन डेवलपमेंट बॉन्ड्स 1/3 रिसीव्ड इन इंडिया, जो गाइस ये 1/3 रिसीव्ड इन इंडिया है ना 51,000 का आप गाइस क्या करोगे, 1/3 जब गाइस आप करोगे तो आपका 17,000 आएगा, तो 17,000 है उसका आप क्या करोगे, तो बेसिकली जो 17,000 गाइस आपका आएगा वो आप तीनों में ही यहाँ पे चाहे वो रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट आपका होगा 17,000 आप तीनों में ही ऐड कर दोगे। क्यों करोगे, क्योंकि ये इनकम आपको इंडिया में मिली है, वहाँ पे मेंशन है ना कि 1/3 रिसीव्ड इन इंडिया। हमने अभी पॉइंट पढ़ा था टेबल मैंने अब जब आपको अपनी नोट्स में करवाया था, तो अगर इनकम आपको रिसीव हो रही है इंडिया में इट मीन्स आपको तीनों में ही ऐड करना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कौन सा है, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन बांग्लादेश रिमिटेड टू इंडिया। अभी गाइज मैंने आपको एक पॉइंट कराया था रिमिटेड टू इंडिया, कभी भी अगर आपको रिमिटेड टू इंडिया कुछ ऐसा लिखा होगा इट मीन्स वो आपने इसमें नहीं लेना, उसको क्या करना है आपने इग्नोर करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 31,000 कहीं भी नहीं लिया गया है। नेक्स्ट गाइज पॉइंट देख लेते हैं, इसका नेक्स्ट पॉइंट है आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन कैनेडा रिसीव्ड इन यूएसए। अब इनकम आपको इंडिया में नहीं मिली बट इनकम आपको मिली तो है ना, इसलिए सिर्फ ये कहाँ पे जाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट में ये पॉइंट जाएगा 1,10,000 और किसी में नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन कुवैत, बिजनेस बीइंग कंट्रोल फ्रॉम मुंबई, 25,000 आपको कहाँ पे मिला है, इंडिया में मिला है। तो जो गाइज ये 25,000 है इसका गाइज क्या करोगे आप तीनों में ऐड करोगे क्योंकि ये 25,000 आपको मिला है, ठीक है। अब 25,000 आपको मिला है, टोटल कितना आपको गिवन है वहाँ पे 65,000, ये देखो आपको यहाँ पे 65,000 है जिसमें से आपको 25,000 कहाँ पे मिल गया है, इंडिया में रिसीव हो गया। अगर आप 20 और 65,000 में 25,000 को लेस करोगे तो आपका 40,000 आएगा, इट मीन्स 40,000 आपका कहाँ पे जाएगा, मतलब 40,000 आपको कहाँ पे मिला होगा, कुवैत पे मिला होगा। तो अगर आपको इनकम बाहर कहीं फॉरेन कंट्री में रिसीव हो रही है, मैंने आपको हमने कहाँ डालनी है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट में हमने वो इनकम डालनी है। तो यहाँ पे 25,000 हमें इंडिया में मिला, 25 हमने तीनों में डाल दिया और 25 माइनस 65 कितना आएगा 40,000, ये 40,000 आप कहाँ पे डालोगे, रेजिडेंट में डालोगे ओनली।
उसके बाद एक डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी, डिविडेंड मिला है आपको किसी इंडियन कंपनी से, तो यहाँ पे कितना है 15,000, तीनों में डाल दोगे। रॉयल्टी रिसीव्ड इन सिंगापुर, इसे आप क्या करोगे, इग्नोर करोगे, क्योंकि सिर्फ इसमें हम इनकम देखते हैं, प्रॉफिट देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे क्या करोगे, इग्नोर करोगे। तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन मतलब इसके नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देख लेते हैं एक बारी। तो नेक्स्ट गाइस जो इसका पॉइंट है वो है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई एंड दिस बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम सिंगापुर। अब प्रॉफिट आपको चेन्नई में हुआ है, चेन्नई कहाँ पे है, इंडिया में। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, अगर आपको इनकम या फिर प्रॉफिट हो रहा है इंडिया में, इट मीन्स वो क्या है, तीनों में ही हम ऐड करेंगे टोटल इनकम कैलकुलेट करते समय। तो 1,25,000 को हम क्या करेंगे, तीनों में ही यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है। नेक्स्ट है गाइस आपका पॉइंट यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग इन इंडिया बट रिसीव्ड इन नेपाल। आपने क्या किया, एक बिल्डिंग को सेल किया इंडिया में, बट आपको कहाँ पे मिली, वो नेपाल में मिली। कितना, 2,50,000, ये तीनों में आएगा। क्यों, क्योंकि वो आपने सेल कहाँ पे की, सर्विस आपने कहाँ पे दी, मतलब कि सेल कहाँ पे की, इंडिया में की, चाहे वो नेपाल में मिली है, बट अब आपने जो सेल बिल्डिंग की थी वो इंडिया में की है ना, इसलिए 2,50,000 आप तीनों में ही क्या करोगे, यहाँ पे ऐड करोगे। उसके बाद है गाइस आपका पॉइंट यहाँ पे इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पंजाब रिसीव्ड इन मुंबई, इनकम एग्रीकल्चर पंजाब रिसीव्ड इन मुंबई, एग्रीकल्चर इनकम है, एग्जम्प्ट करोगे इसे आप नहीं डालोगे। नेक्स्ट है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंडोनेशिया, दिस बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली। 60% प्रॉफिट वहीं पे डिपॉजिट हो गया है, मतलब कि इंडोनेशिया में, और 40% आपको मिला है, ठीक है, 40,000 आपको मिला है। अब यहाँ पे आपको कहाँ पे रिसीव हुआ है, इंडोनेशिया में रिसीव हुआ है, कितना, 40,000। तो आपको बाहर अगर कोई भी इनकम रिसीव होगी तो आपने क्या करना है, अब देखो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, बट बिजनेस प्रॉफिट कहाँ पे हुआ है, आपको बाहर हुआ है। अगर आपको प्रॉफिट या फिर इनकम फॉरेन कंट्री में होती है और कंट्रोल करते हो आप इंडिया से, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो आपका सिर्फ दोनों में ऐड होगा, 40,000 रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में, ये 40,000 आपके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है गाइस आपका पॉइंट इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम मिस्टर श्याम ए नॉन रेजिडेंट ऑन लोन प्रोवाइडेड टू हिम फ्रॉम ए बिजनेस, कितना, 28,000 आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है मिस्टर श्याम से, ठीक है, कितना है 28,000, ये इंडिया में ही हुआ है, यहाँ पे लिखा है ना इंडिया, तो इंडिया में ही हुआ है, इट मीन्स 28,000 आप तीनों में ऐड करोगे, इन सभी का टोटल करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल इनकम आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, नेक्स्ट आपका इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 10, जिसमें आपको कुछ पॉइंट्स गिवन है। पहला है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एट लंडन, 1/2 इज रिसीव्ड इन इंडिया। 1/2 का क्या मतलब हो गया, 50%, राइट, 50% आपको इंडिया में रिसीव हुआ, कितना है, 1,46,000। तो 1,46,000 का अगर 50% गाइस आप करोगे तो वो आपका होगा 73,000, ठीक है। 1,46,000 का गाइस अगर आप 50% करोगे तो आपका कितना आएगा, 73,000, ठीक है। 73,000 को आप तीनों में ऐड कर दोगे, और आधा 50% आपको इंडिया में मिला, और 50% कहाँ पे मिला होगा, लंदन में। अगर आपको इनकम हो रही है फॉरेन की कंट्री में अगर आपको मिल रही है, तो मैंने आपको कहा था अगर आपको इनकम फॉरेन कंट्री में मिल रही है तो सिर्फ रेजिडेंट में ऐड करोगे, और अगर आपको रिसीव्ड इन इंडिया तो तीनों में ऐड करोगे। 50% मतलब कितना है, 73,000 आपको इंडिया में रिसीव हो रही है तो तीनों में ऐड कर दोगे, और 73,000 आपको लंदन में रिसीव हो रही है तो आप क्या करोगे, 73,000 पहले आपको तीनों में डाल देना यहाँ पे, उसके बाद 73,000 जो बचा है, क्योंकि टोटल कितना था 1,46,000, 1,46,000 में 73,000 तो आपको इंडिया में रिसीव हो रहा है, तीनों में ऐड कर दिया, और 73,000 इसमें से बचा वो आपको लंदन में रिसीव हो रहा है, इसलिए रेजिडेंट में ऐड करोगे। उसके बाद है गाइस आपका नेक्स्ट पॉइंट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एट दिल्ली। प्रॉफिट हुआ है आपको, कोई प्लांट को आपने सेल किया है दिल्ली में, 1/2 आपको लंदन में मिला, मतलब 1,02,000, ठीक है। 1,02,000 का आप हाफ करोगे तो कितना होगा, 51,000। 51,000 आपको दिल्ली में मिला है, ठीक है, और आधा आपको लंदन में मिला है। इसका भी 50% करोगे, 50% आपको इंडिया में मिला है, 50% हमने किसका निकाला, 50% 1,02,000 का, 1,02,000 का 50% आएगा 51,000, तीनों में ऐड कर दोगे क्योंकि आपको ये रिसीव्ड इन इंडिया है। उसके बाद 50% आपको लंदन में मिला, यानी कि 51,000 आप क्या करोगे, तीनों में ऐड कर दोगे, क्योंकि आपने प्लांट जो था कहाँ पे सेल किया था, इंडिया में सेल किया था, ठीक है। उसके बाद गाइस आपका पॉइंट है नेक्स्ट सैलरी फ्रॉम एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंडन, 1/2 इज पेड फॉर रेंडरिंग सर्विसेज इन इंडिया। यहाँ पे कितना आपको गिवन है, 60,000, मतलब कि आपने यहाँ पे 50% जो सर्विसेज हैं वो इंडिया में आपको मतलब मिला 30,000, और 50% आपने सर्विसेज कहाँ पे की है, लंदन पे की है। तो 60,000 का 50% कितना होगा, 30,000।
अब ये 30,000 आप क्या करोगे, ऐड करोगे तीनों में, क्योंकि यहाँ पे 1/2 आपको इंडिया में किया है, तो 30,000 आप तीनों में ऐड कर दोगे। यहाँ पे देखोगे इस तीनों में इसे ऐड कर दिया है, और उसके बाद हाफ आपको कहाँ पे मिला है, लंदन पे मिला है। मतलब हाफ अगर आपको लंदन में मिला है, 30,000 आप सिर्फ किस में ऐड करोगे, रेजिडेंशियल में ऐड करोगे। नेक्स्ट है आपको पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स, एंटायर अमाउंट इज रिसीव्ड इन लंदन। इंटरेस्ट मिला आपको यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स का, जिसका सारा अमाउंट आपको लंदन में ही मिला 40,000। तो अगर लंदन में, फॉरेन कंट्री में अगर आपको प्रॉफिट या इनकम हुई है, तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे हम डालते हैं, रेजिडेंट में 40,000 यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद है गाइस आपका पॉइंट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन रिसीव देयर इन। इनकम हुई है प्रॉपर्टी से, लंदन में ही मिला है 30,000, तो सिंपल ये भी कहाँ पे आएगा आपका, रेजिडेंट में, या 30,000 आपका यहाँ भी आ जाएगा। उसके बाद है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली मैनेज फ्रॉम इंडिया, ठीक है, ये भी इंडिया का ही है 49,000, तो सभी में, तीनों में ही आपका ये आएगा। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन लंदन रिसीव देयर इन, हाफ ऑफ विच इज यूज्ड फॉर मीटिंग होटल एक्सपेंसेस ऑफ शंकर साहू सन इन इंग्लैंड, एंड रिमेनिंग अमाउंट इज लेटर ऑन रिमिटेड टू इंडिया। ठीक है, अब आपको इनकम कहाँ पे हुई है, एग्रीकल्चर की। मैंने कहा था इनकम ऑफ शेयर ऑफ एग्रीकल्चर है वो आपको नहीं लेना है, या इनकम नहीं लेनी है अगर रूरल एरिया में हो गई। ये तो हम लंदन की बात हो रही है, तो 25,000 आएगा। अब आपको इनकम कहाँ पे रिसीव हो रही है, फॉरेन कंट्री में रिसीव हो रही है, तो सिर्फ कहाँ पे आप ऐड करोगे, इसे रेजिडेंट में ही ऐड करोगे। ठीक है, 49,000। ठीक है, 49,000 आपका कौन सा था, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली वाला था, तो 25,000 आप ऐड करोगे, ये एग्रीकल्चर वाला। उसके बाद है आपका पॉइंट, रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन नेपाल डिपॉजिटेड बाय टेंडर्ड इन फॉरेन ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक ऑपरेटिंग देयर इन। मतलब 12,000 आपको नेपाल में मिला है। ठीक है, नेपाल में मिला है। बाहर की कंट्री में अगर इनकम हुई है तो कहाँ पे आएगा, सिर्फ रेजिडेंट में आपका 12,000 यहाँ पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स। ठीक है, गिफ्ट आपको मिला है रिलेटिव से इन फॉरेन करेंसी, तो यहाँ पे अब यहाँ पे हम गिफ्ट वगैरह है यहाँ पे नहीं लेते, मतलब रेजिडेंट में हम कोई गिफ्ट वगैरह नहीं लेते, सिर्फ इनकम लेते हैं और प्रॉफिट लेते हैं। तो इस पॉइंट को आप क्या करोगे, इग्नोर करोगे। उसके बाद ये सारे का टोटल कर दोगे, आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। अब गाइस आपकी लास्ट इलस्ट्रेशन जो है, इलस्ट्रेशन नंबर 11, सबसे पहला पॉइंट है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन न्यूयॉर्क रिसीव देयर इन। इनकम हुई है प्रॉपर्टी की न्यूयॉर्क में, और वहीं के वहीं आपको रिसीव हो गई है, मतलब 1,20,000 आपको न्यूयॉर्क में ही मिला है, फॉरेन में ही इनकम आपको मिली है, तो सिर्फ और सिर्फ ये रेजिडेंट में ही क्या होगी, हम ऐड करेंगे। ठीक है, और किसी में ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट गाइस पॉइंट देख लेते हैं आपका, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कोलकाता मैनेज फ्रॉम सिंगापुर। इनकम हुई आपको कोलकाता में, बट मैनेज आउटसाइड हो रही है, इतना 2,50,000। इनकम आपको इंडिया में ही हुई है ना, कोलकाता इंडिया का ही है, तो आपको 2,40,000 तीनों में ऐड करना है। नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी इन कैलिफोर्निया। प्रॉफिट हुआ है आपको, किसी मशीनरी को आपने सेल किया कैलिफोर्निया में, 1/2 आपको रिसीव हुआ है इंडिया में, तो 1/2 जो आपको रिसीव हुआ है 45,000, ये आप तीनों में ऐड करोगे, और इसका 45,000 जो है आप क्या करोगे, तीनों में ऐड करोगे, और 45,000 आप सिर्फ रेजिडेंट में ऐड करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है डिविडेंड रिसीव्ड इन थाईलैंड फ्रॉम कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया बट मेनली ऑपरेटिंग इन थाईलैंड। तो ये रजिस्टरिंग इन इंडिया है कंपनी, डिविडेंड अगर आपको भी मिलता है 15,000, तीनों में ऐड करोगे। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन ढाका डिपॉजिटेड बाय टेंडर इन फॉरेन ब्रांच ऑफ SBI 36,000। तो ये 36,000 आपको कहाँ पे, ढाका में मिली है, इंडिया में नहीं मिली है ये इनकम, तो सीधा 36,000 आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। कहाँ पे ऐड करोगे, सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट में आप ये जो इनकम है उसे ऐड करोगे। नेक्स्ट है गिफ्ट इन फॉरेन करेंसी। गिफ्ट इन फॉरेन करेंसी को क्या करना है, हमने इग्नोर करना है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन बर्मा 45,000 रिसीव देयर इन, 1/3 यूज्ड वाइल विजिटिंग एंड 2/3 रिमिटेड लेटर टू कोलकाता। तो 45,000 आपको यहाँ पे क्या है, इनकम हुई है एग्रीकल्चर से। ठीक है, एग्रीकल्चर से कितनी है, 45,000। कहाँ पे, इंडिया में नहीं हुई है, बाहर हुई है, तो सिर्फ रेजिडेंट में ही हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, 45,000 ऐड कर देंगे इसमें। और उसके बाद है आपका, ये तो सिर्फ आपको दुकान मतलब, उसके बाद है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन फिलीपींस रिसीव्ड देयर द प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया 2,20,000। ठीक है, अब सेटअप इन कहाँ पे है, इंडिया में है, बट इनकम कहाँ पे रिसीव हो रही है, बाहर रिसीव हो रही है, फॉरेन में रिसीव हो रही है, तो 2,20,000 आपका कहाँ पे आ जाएगा, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट में गाइस आपका ये 2,20,000 आ जाएगा। उसके बाद गाइस इस सभी का टोटल करोगे और आपकी टोटल इनकम यहाँ पे आ जाएगी। तो गाइस ये थी आपकी लास्ट इलस्ट्रेशन।
अब हम करने वाले हैं क्वेश्चंस करेंगे, जो बैक क्वेश्चंस है इसके, ठीक है, सारे कंप्लीट करेंगे आज की वीडियो में। तो गाइस अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको मिस्टर सिंह एक इंडियन सिटीजन है जो यूएस से गए हैं 10 अक्टूबर 2014 एंड रिटर्न आफ्टर 2 ईयर स्टे फ्रॉम देयर। अगेन 10 अक्टूबर 2018 को वो ईरान गए एंड उसके बाद 10 मई 2022 को वो रिटर्न आए इंडिया। उसके बाद वो फिर से कनाडा चले गए 10 फरवरी 2023 को। तो इसमें हमें रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है, 2 ईयर्स का हमें रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए निकालना है, दूसरा 23-24 के लिए निकालना है। तो जब गाइस हम 22-23 के लिए असेसमेंट ईयर के लिए निकालेंगे, इसमें हम रेलेवेंट प्रीवियस ईयर देखते हैं। 2022-23 हमारा असेसमेंट ईयर है, तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 21-22, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे। अब गाइस इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, जो मिस्टर सिंह है वो इंडिया कब आए? 10 मई 2022। सबसे पहले हम कौन सा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर देखेंगे? 21-22 का, मतलब कि हम 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक देखेंगे। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 10 मई 2022 को तो मिस्टर सिंह इंडिया वापस आए, मतलब इस टाइम पीरियड के अंदर वो इंडिया में नहीं थे, है ना। इट मीन्स यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या होगा? नॉन रेजिडेंट होगा। किस ईयर के लिए? 2022-23 के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पार्ट है 2023-24 के लिए हमें निकालना है कि रेजिडेंट है या नहीं है। अगर असेसमेंट ईयर हमारा 2022-23 है तो हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 2022 और 2023, ये हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर होगा। इस ईयर में हमें निकालना है। सबसे पहले इस पार्ट में 2022-23 के लिए अगर हमें निकालना है तो हमने निकालेंगे हम 1 अप्रैल 2022 से लेके 31/3/2023 तक हमें इस टाइम पीरियड के लिए निकालना है ना। तो अब यहाँ पे देखो 10 मई को जो मिस्टर सिंह है वो क्या आए थे? इंडिया वापस आए थे। 10 मई को आए थे। जो जिस डेट को आते हैं वो भी डेट हम गिनते हैं। तो मई के कितने दिन बच गए? यहाँ पे 21 दिन, है ना। 21 दिन ये बच गए, और ये 10 मई को भी हम गिनेंगे तो 22 दिन ये हो गए। उसके बाद जून में हम कितने दिन गिनते हैं? 30 डेज। जून, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर, दिसंबर, उसके बाद जनवरी। फिर अब यहाँ पे ना एक पॉइंट है कि 10 फरवरी को वो वापस आ गए थे, तो यहाँ पे 10 डेज और ऐड करेंगे तो हमारा 277 डेज बन रहा है। तो गाइज अब यहाँ पे आप हमारे पास कंडीशन होती है कि 182 डेज वो पर्सन प्रेजेंट होना चाहिए इंडिया में। अब यहाँ पे 277 डेज कुछ समथिंग बन रहे हैं। इट मीन्स हमारी ये जो कंडीशन है फुलफिल हो रही है, इसलिए ये जो पर्सन है वो क्या है? रेजिडेंट है, ठीक है। अब हमने देखना है ये नॉन रेजिडेंट है कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अब इसमें हमारे पास ये होते हैं ना कि हमने देखना है कि पिछले 7 सालों में वो 2 साल प्रेजेंट होने चाहिए, 730 डेज प्रेजेंट होने चाहिए। अब इस क्वेश्चन में गाइस हमें साफ साफ गिवन है कि यहाँ पे जो मिस्टर सिंह है वो 2 ईयर्स प्रेजेंट थे इंडिया में, मतलब ये तो यहाँ कहाँ पे थे? यूएसए में थे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये गिवन है, अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हम यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है? ऑर्डिनरी रेजिडेंट आ रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो ना ये 2022 को यहाँ पे वो आ गए थे, और 1 साल अगर हम देखें 277 डेज यहाँ पे हो रहे हैं, मतलब हमारी कंडीशन क्या होती है? 182 डेज पर्सन है इंडिया में प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये हमारी फुलफिल हो रही है। तो ये पर्सन क्या है? रेजिडेंट है अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन ए के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें मिस्टर विनायका केम टू इंडिया फ्रॉम यूएसए फॉर फर्स्ट टाइम 30 September 2014 to join America concerned as a general manager. After reporting for duty, he left for Japan on 22nd October 2016 to finalize the company's transaction. He returned to India on, फिर वो वापस आए इंडिया में। कब आए? 10 अक्टूबर 2016 को, और इंडिया में रहे टिल 31 जुलाई 2021। उसके बाद वो यूएसए चले गए। उसके बाद फिर से वो वापस आए 10 नवंबर 2022 से, ठीक है। अब हमें रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। तो गाइस इस केस में किस तरीके से निकालेंगे? हमें गाइस यहाँ पे प्रीवियस ईयर मतलब 2022-23 का निकालना है। तो 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक हम टाइम पीरियड के लिए निकालेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, वो पर्सन जो था वो कब इंडिया में वापस आया था? तो वो आया था यहाँ पे देखो 10 अक्टूबर 2016 से लेके वो 31 जुलाई 2021 तक इंडिया में ही था। बट गाइस यहाँ हमें 2022-23 के लिए निकालना है। तो 2022 में देखो 10 नवंबर को जो ये पर्सन था वो क्या था? इंडिया में क्या आया था? वापस आया था, है ना। इंडिया में वापस आया था। तो नवंबर के हमारे 30 डेज होते हैं, तो 21 डेज नवंबर के हो गए। उसके बाद 31 डेज हमारे दिसंबर, जनवरी के 31 डेज। उसके बाद गाइस हमारे कौन से? फरवरी के 28 डेज, एंड उसके बाद मार्च के 31 डेज है। तो टोटल 142 डेज हो गए। तो 142 डेज तो हमारी फर्स्ट कंडीशन मीट नहीं कर रही है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में ये होता है कि 182 डेज मस्ट प्रेजेंट होना चाहिए वो इंडिया में।
तो इसलिए गाइस हम अपनी दूसरी कंडीशन देखेंगे जिसके अकॉर्डिंग 60 दिन वो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में प्रेजेंट होना चाहिए। तो अभी हमने कैलकुलेट किया कि 84 समथिंग डेज वो प्रेजेंट है इंडिया में, इट मीन्स फर्स्ट 60 डेज तो वो प्रेजेंट है, और पिछले 4 सालों में 365 डेज प्रेजेंट होना चाहिए। अब गाइस 2016 से लेके वो 2021 तक इंडिया में ही था, आराम से 365 डेज हो रहे हैं। तो ये पर्सन क्या है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, क्योंकि हमारी जो एक कंडीशन है वो क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मिस्टर बी एक मैरिड सिटीजन है इंडिया के, जिसने जर्मनी के लिए वो फर्स्ट टाइम गए 15/9/2021 को, उसके बाद वो 15/6/2022 को रिटर्न आए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें निकालना है रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अब यहाँ पे रेलेवेंट प्रीवियस ईयर हमें निकालना है, असेसमेंट ईयर 23-24 का है, तो हमें 22-23 के लिए निकालना है। ठीक है, मतलब कि हमें 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक निकालना है। बट गाइस इस क्वेश्चन में जो पर्सन है वो कब वापस आया है इंडिया में, 5/6/2022 को वो वापस आया, तो हमें 31 मार्च 2023 तक इसे निकालना है। तो सबसे पहले जो ये हमारा मंथ है 6th मंथ, यानी कि जून में 5 तारीख को तो वो आया, ये भी तारीख हम गिनेंगे, और साथ ही साथ 25 दिन बचे, तो ये जून के हमारे 26 डे हो गए। उसके बाद 31 हमारे जुलाई के मंथ्स हो गए, 31 डेज हमारे अगस्त के हो गए, सितंबर के 30 डेज। तो गैस 31 डे हमारे कौन से हो गए, अक्टूबर के हो गए, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च। मतलब हमारे टोटल कितने डेज हो गए, 300 डेज हो गए। ठीक है, तो मतलब हमारी कंडीशन क्या होती है, 182 डेज मस्ट प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट ये पर्सन है। नेक्स्ट है गाइस आपका 6th क्वेश्चन में देख लेते हैं। डॉक्टर के एस शर्मा एक इंडियन नेशनल वर्कर है, वर्क कर रहे हैं यूएसए में, एंड एवरी ईयर ही कम्स टू इंडिया ऑन लीव एंड स्टे विद देयर पेरेंट्स, एंड कलकत्ता में वो रह रहे हैं। वट वुड बी रेजिडेंट स्टेटस ऑफ डॉक्टर के एस शर्मा ड्यूरिंग द, हमें असेसमेंट ईयर दिया है 2023-24 का। सबसे पहले फर्स्ट टाइम वो कब इंडिया में वापस आए हैं, 19 दिसंबर 2022 को, और कब तक रहे हैं, मतलब 19 दिसंबर 19/12/2022 से लेके हमें 5 फरवरी 2023 तक हमें डेज कैलकुलेट कर रहे हैं, और प्रीसीडिंग ईयर में वो 300 डेज क्या है, प्रेजेंट हैं। तो गाइस अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा था, ये वाला, मतलब अगर आप 19 दिसंबर से लेके 5 फरवरी तक अगर डेज को काउंट करोगे तो वो आपके 102 डेज आ रहे हैं। इट मीन्स फर्स्ट कंडीशन हमारी मतलब मीट नहीं कर रही 182 डेज वाली, तो दूसरी कंडीशन हमें देखनी पड़ेगी कि 60 डेज प्रेजेंट होने चाहिए, और प्रीवियस ईयर में 730 डेज वो प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर 365 डेज प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे 7 साल में लिखा है 300 डेज ही प्रेजेंट है, बट हमारी कंडीशन कौन सी है, 365 डेज वाली, तो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है। इट मीन्स जो ये पर्सन है वो क्या है, नॉन रेजिडेंट है इंडिया का। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट, ही केम टू इंडिया, ये 20 सितंबर 2022 को आया, मतलब 20/9/22 को ये आया, और यहाँ पे 31 मार्च 2023 तक के हम टाइम निकालेंगे, और 7 साल में ये सिर्फ 500 डेज ही यहाँ पे प्रेजेंट रहा है। ठीक है, तो रेजिडेंट देखते हैं ये रेजिडेंट है या नहीं है, तो डेज कैलकुलेट करते हैं। तो गाइस अगर हम इस टाइम पीरियड के डेज को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे टोटल 193 डेज आ रहे हैं। इट मीन्स हमारी जो फर्स्ट वाली कंडीशन है वो फुलफिल कर रही है, ये पर्सन रेजिडेंट है। अब देखना है ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए वो 7 साल में 2 साल यानी कि 730 डेज प्रेजेंट होना चाहिए, बट यहाँ पे हमें गिवन है 7 साल में सिर्फ 500 डेज ही प्रेजेंट है। इट मीन्स वो क्या है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। नेक्स्ट गाइस आपका क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। मिस्टर ए एन इंजीनियर लेफ्ट इंडिया फॉर लंदन, 15 मार्च वो 2022 को लंदन चले गए, एंड उसके बाद इंडिया रिटर्न आए 28 मार्च 2023 को। उसके बाद वो कभी भी इंडिया में पास्ट में बाहर नहीं गए थे इंडिया के। तो अभी हम यहाँ पे निकालना है 28 मार्च से लेके, अब देखो हमारे पास असेसमेंट ईयर कौन सा है, 22-23 का, मतलब रेलिवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा है हमारा, 22-23 का। ठीक है, मतलब गाइस हमें 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक निकालना था, बट ये देखो 28 मार्च को ही वापस आया, मतलब सिर्फ 2 दिन ही यहाँ पे बन रहे हैं। तो सिंपल ये क्या होगा, नॉन रेजिडेंट पर्सन होगा, क्योंकि कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही है। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। मिस्टर मिश्रा एन इंडियन सिटीजन हु इज अपॉइंटेड एंड टैक्स एडवाइजर बाय द गवर्नमेंट ऑफ युगांडा लीव्स इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम ऑन 25 मई 2020 फॉर ज्वाइनिंग हिज ड्यूटी इन युगांडा। ही इज नॉट मेंटेनिंग एन रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2022-23। ही कम्स टू इंडिया ऑन लीव, 85 डेज के लिए वो इंडिया आए। अब हमें रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। तो गाइस इस क्वेश्चन में साफ हमें गिवन है कि सिर्फ वो 85 डेज ही इंडिया में आए। फर्स्ट कंडीशन क्या थी रेजिडेंट की, 182 डेज प्रेजेंट होने चाहिए, या फिर 60 डेज प्रेजेंट होने चाहिए, और पिछले 4 सालों में वो 365 डेज प्रेजेंट होने चाहिए। बट यहाँ पे
कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही, तो फर्स्ट वाला हमारा कौन सा केस हो गया, नॉन रेजिडेंट का केस हो गया। नेक्स्ट है बी पॉइंट, एक्स केम टू इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम ऑन फ्रॉम यूएसए 30 जुलाई 2016 को। वो क्या हुआ, फर्स्ट टाइम कहाँ के लिए गए, इंडिया में आए। उसके बाद ही स्टे 3 साल वो इंडिया में रुके एंड उसके लिए जापान चले गए 1 जुलाई 2019 को। ही रिटर्न टू इंडिया ऑन 1 अप्रैल 2020, फिर से वो इंडिया में आए एंड रिमेन इन इंडिया टिल 31 जुलाई 2022 एंड वेंट बैक टू यूएसए। ही अगेन, अब यहाँ पे गाइस अब हमें दिया हुआ है, ही अगेन केम टू इंडिया टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट विद एन अमेरिकन कंसर्न 21 जुलाई 2023, फिर से वो इंडिया में आए। वट रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कौन से ईयर का निकालना है, मतलब हमें 2022-23 का रेलिवेंट प्रीवियस ईयर का निकालना है यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस। तो गाइस इस केस में हमें 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31/7/23 तक निकालने हैं डेज, क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन है ना कि वो 2020 को आए थे और 31 जुलाई 2023 तक वो क्या रहे, इंडिया में रहे। तो यहाँ से हम डेज कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद वो 21 जनवरी 2023 को फिर से इंडिया में आया और 31/3/23 तक इंडिया में ही रहा। तो ये दोनों डेट्स के क्या करेंगे, हम डेज को कैलकुलेट करेंगे। तो गाइज जब आप इन सभी डेज को कैलकुलेट करोगे तो आपका जो डेज आएंगे वो आएंगे 192 डेज गाइज आपके आएंगे, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि 182 डेज पर्सन जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। और हमारी अब हमें ये तो पता चल गया जो पर्सन है वो रेजिडेंट है। अब हमें देखना है कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अब इसमें आपको पता है गाइस हमें ये देखना हो 7 साल में वो 730 दिन यानी कि 2 साल प्रेजेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे हमें हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि वो 3 साल इंडिया में रहा, इट मीन्स वो 2 साल से ज़्यादा इंडिया में रहा, इट मीन्स ये पर्सन क्या है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। नेक्स्ट है गाइस सी पॉइंट, एन इंडिविजुअल लेफ्ट इंडिया फॉर ईरान 15 जुलाई 2020 को वो क्या चले गया, ईरान के लिए चले गया। उसके बाद वहाँ पे उसने क्या की, जॉब की, इंजीनियरिंग की। तो इस क्वेश्चन में हमें देख लो यहाँ पे जो पर्सन है वो 15 सितंबर 2022 को क्या है, वापस आया है। ठीक है, 15 सितंबर 2022 को वापस आया, मतलब 15/9/2022 से लेके 31/3/2023 तक हम डेज निकालेंगे। अगर हम डेज को कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके कितने आ रहे हैं, 198 डेज आ रहे हैं। इट मीन्स पर्सन क्या है, रेजिडेंट है। फर्स्ट वाली कंडीशन हमारी क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन आपका, ए पर्सन आफ्टर अबाउट 26 डेज ऑफ 26 ईयर्स स्टे इन इंडिया रिटायर टू इंग्लैंड इन अप्रैल 2021 एंड रिटर्न टू इंडिया 15 फरवरी को वो इंडिया में वापस आया। तो 15 फरवरी से लेकर अगर हम 31 मार्च 2023 तक लगाते हैं तो 182 डेज हमारे कंप्लीट नहीं हो रहे, कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। इट मीन्स जो ये पर्सन है क्या है, नॉन रेजिडेंट पर्सन है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर फोर्ड एक अमेरिकन नेशन वॉज अपॉइंटेड सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर इन इंडिया 1 अप्रैल 2014 को। ऑन 31 जनवरी 2020 वो श्रीलंका के लिए चले गए, ठीक है, 3 साल वहीं रहे। एंड उसके बाद 1 मई 2021 को वो इंडिया में आए एंड अपनी फैमिली को ले गए श्रीलंका को। कब ले गए, 30 जुलाई 2021। उसके बाद वो इंडिया में वापस आए एंड ओरिजिनल जॉब उन्होंने 20 दिसंबर 2022 से क्या की, कंटिन्यू की। अब हमें यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है, 2 सालों का निकालना है। पहला निकालना है, हमें गिवन है यहाँ पे 2020 और 21, ये हमारा असेसमेंट ईयर है। तो प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा होगा, 2019-20, मतलब 1 अप्रैल 20 से लेके 31/3/21 तक हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे 2020 को वो वापस आए थे। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो 1 मई 2021 को वो वापस आए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके डेज कैलकुलेट करेंगे। तो गाइस क्वेश्चन की वेरी फर्स्ट लाइन है कि 1 अप्रैल 2014 को वो कहाँ पे आ गए थे, इंडिया में आ गए थे। और 31/3/2020 को वो श्रीलंका गए थे, मतलब 1 अप्रैल 2019 से वो क्या हुआ, 1/4/19 से लेके 31/3/2020 तक वो कहाँ पे थे, मतलब इंडिया में थे। मतलब हमें डेज कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट करने हैं, 1 अप्रैल 2019 से लेके हमें डेज 31 जनवरी 2020 तक कैलकुलेट करने, क्योंकि इसके बाद वो कहाँ पे कह रहे थे, श्रीलंका चले गए थे। तो अगर आप डेज को कैलकुलेट करोगे तो गाइज आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, 305 गाइज, जो अब आपका आंसर आएगा। मतलब 305 डेज वो इंडिया में प्रेजेंट थे। तो ये रेजिडेंट है। अब हमें देखना है कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट थे कि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट थे। ये देखने के लिए हम ये देखते हैं कि 7 साल में वो 2 साल प्रेजेंट थे या नहीं थे। तो 2014 से लेकर 2020 तक वो प्रेजेंट थे, आराम से 6 साल प्रेजेंट थे। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी रेजिडेंट आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, मिस्टर प्रशांत वेंट टू जर्मनी फॉर डिप्लोमा कोर्सेज ऑन 5 अगस्त 2022 एंड केम बैक टू इंडिया ऑन 25 फरवरी 2023।
उसके बाद उसके बाद क्या हुआ, ही हैड नेवर बीन आउट, मतलब इसके पहले वो इंडिया के बाहर कभी नहीं गए। तो हमें निकालना है। तो सबसे पहले वो डिप्लोमा कोर्स के लिए कब गए, 5 अगस्त 2022। तो हमें यहाँ पे कौन से ईयर का निकालना है, 2022-23, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 अप्रैल 2022 से लेके 31/3/2023 तक ये डेज निकालेंगे, ठीक है, जिसमें सिर्फ ये अगस्त को गया था। मतलब कि सबसे पहले हम काउंट करेंगे कि 1 अप्रैल 2022 से लेके 5 अगस्त 2022 तक कितने डेज बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद 25 फरवरी से लेके 31 मार्च तक कितने डेज बनते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कंडीशन फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है। तो गाइस अगर आप इन क्वेश्चंस को सारे को मतलब इनको डेज निकालोगे तो ये जो हमारा 11th क्वेश्चन है ये भी कि आपका क्या आ रहा है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट आ रहा है। नेक्स्ट गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें आपको डाटा गिवन है, जिसमें आपको बताया गया कि आपने कितने दिन स्टे किया है फ्रांस में। सबसे पहले रेलेवेंट प्रीवियस ईयर देखते हैं, 2022-23 को आपने 283 डेज कहाँ स्टे किया, फ्रांस में। मतलब 365 डेज होते हैं एक साल में, उसमें से अगर आप 283 डेज माइनस करोगे, मतलब आप इंडिया में रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 145 डेज प्रेजेंट थे। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी 182 डेज वाली फुलफिल नहीं हो रही, तो दूसरी कंडीशन हो रही है जिसमें 60 डेज प्रेजेंट होने चाहिए। और पिछले 4 सालों में आप कितने डेज प्रेजेंट होने चाहिए, 365 डेज। अगर आप इसे सारा निकालोगे, मतलब इसे भी 365 डेज से माइनस करोगे, सभी को करके देखोगे तो आपका 365 डेज से ज़्यादा बन रहा है। इट मीन्स जो पर्सन है वो क्या है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको इंडिया के कब आपने इंडिया में स्टे किया है उसका डाटा आपको अवेलेबल है। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में आप 182 डेज से ज़्यादा यहाँ पे प्रेजेंट है तो रेजिडेंट है। और पिछले 4 सालों में आप 365 डेज से ज़्यादा प्रेजेंट हो, इट मीन्स आप क्या हो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें भी आपको इसी तरीके का डाटा गिवन है, जहाँ पे आप कितने दिन प्रेजेंट थे इंडिया में। अब यहाँ पे देखो 2022-23 का देखते हैं, 185 डेज वो प्रेजेंट हैं इंडिया में। इट मीन्स यहाँ पे हमारी फर्स्ट कंडीशन है जो क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। बट पिछले 7 सालों में वो 2 साल प्रेजेंट नहीं है इंडिया में, यहाँ पे डाटा इतना आ ही नहीं रहा। इट मीन्स वो पर्सन रेजिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट है गाइज आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में गाइज आपको क्या गिवन है कि आपको प्रीवियस ईयर का निकालना है 2022-23 का, और 2021-22 को आप कितने दिन प्रेजेंट थे यहाँ पे। ये देखो 2018-19 में आप 365 डेज प्रेजेंट थे। उसके बाद आप कितने डेज प्रेजेंट थे, 19-20 को आप 360 डेज प्रेजेंट थे, 21-22 को आप 80 दिन प्रेजेंट थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकालना। सबसे पहले हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, 182 डेज, जो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है फर्स्ट पार्ट में, है ना। हमारी फुलफिल यहाँ पे नहीं हो रही क्योंकि हमारा कौन सा होता है 21-22 का, 21-22 में हम सिर्फ 80 डेज प्रेजेंट हैं। और पिछले 4 सालों में हम कितने डेज प्रेजेंट होने चाहिए, 365 डेज हम क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट पे हम क्या है, नॉन रेजिडेंट पर्सन है, ठीक है। तो ये आपका 15th क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16th क्वेश्चन, जिसमें आपको गिवन है हेड ऑफिस है XYZ का, ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि HUF का पॉइंट आ गया है, ठीक है। इसमें यहाँ पे जो फैमिली है वो द फैमिली इज मैनेज बाय वाई हु इज़ रेजिडेंट इन इंडिया ओनली 1 प्रीवियस ईयर। 10 सालों में 1 साल इंडिया में प्रेजेंट थे, ठीक है। एंड उसके बाद हमें निकालना है होली कंट्रोल फ्रॉम हांगकॉन्ग। फर्स्ट पार्ट में ये क्या है, नॉन रेजिडेंट है, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर HUF में अगर आपका जो बिजनेस है कंट्रोल हो रहा है आउटसाइड द इंडिया, होली आउटसाइड द इंडिया हो रहा है, तो आप क्या होगे, नॉन रेजिडेंट होगे। अगर कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है तो आपका क्या होगा, रेजिडेंट होगा। तो गाइज नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो गाइज नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसका फर्स्ट पार्ट है मिस्टर MM अग्रवाल केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम कुवैत 25 सितंबर 2016 को वो फर्स्ट टाइम इंडिया में क्या हुए थे, आए थे कुवैत से। उसके बाद ही स्टे देयर फॉर 4 years एंड आफ्टर फ्रॉम UK ऑन डिपोटेशन ऑफ for the government of India on 26 September 2020 he returned to India on 1st May 2021 and again went to UK for job offer by English company, ठीक है, on 1st December 2021। उसके बाद वो इंडिया परमानेंट सेटल हो गए 26 सितंबर 2022 से लेकर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 26/9/2022 से लेकर 31/3/23 तक के जो डेज हैं हम उसे कैलकुलेट करेंगे। तो गाइस अगर आप इन सभी डेज को कैलकुलेट करोगे तो आपका 155 डेज आएगा। इट मीन्स फर्स्ट कंडीशन है जो वो फुलफिल नहीं हो रही है 182 डेज वाली। इट मीन्स 60 डेज जो सेकंड कंडीशन है कि 60 डेज रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में प्रेजेंट होना चाहिए और पिछले 4 सालों में वो इंडिया में क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है।
नेक्स्ट है गाइस आपका बी पॉइंट, जिसमें मिस्टर AB सेन लेफ्ट इंडिया फॉर वेस्ट जर्मनी हायर स्टडी के लिए गए 1 दिसंबर 2019 को, और यहाँ पे उन्होंने डेवलपिंग जो हाउस है मेंटेन किया। एंड उसके बाद विंटर वेकेशन में वो इंडिया आए 2 बारी, जिसमें 4 जनवरी 2021 को वो आए एंड 30 दिन इंडिया में रहे। एंड आफ्टर दैट 25 दिसंबर 2021 को वो 28 दिन के लिए इंडिया में रहे। उसके बाद अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद वो 28 नवंबर 2022 को इंडिया में आ गया। अब हमें 28 नवंबर 2022 से लेके 31/3/2023 तक के डेज़ काउंट करने हैं। तो गाइज़ अगर हम इस टाइम पीरियड के डेज़ को कैलकुलेट करेंगे तो 124 डेज़ आ रहे हैं। तो ठीक है, फर्स्ट वाली कंडीशन हमारी वेरीफाई नहीं कर रही है, दूसरी कंडीशन जो है 60 डेज़ वाली वो वेरीफाई कर रही है। और पिछले 4 सालों में जो ये पर्सन है ये प्रेजेंट है इंडिया में, ठीक है। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो इसमें भी आपका क्या आएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट आएगा। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, एक्स एक इंडियन सिटीजन है एंड पोस्ट हुआ है इंडियन हाई कमीशन एट लंदन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2023-24 एंड उसे बेसिक पे मिल रही है 60,000 पर मंथ एंड ओवरसी अलाउंसेज 20,000 पर मंथ। एंड उसके बाद ही एंटाइटल्ड टू एयरफेयर फॉर गोइंग एंड कमिंग टू इंडिया, फ्री यूज़ ऑफ गवर्नमेंट कार एट लंदन, ठीक है। तो इसके बारे में हमें बताना है, इज़ क्लेम ऑफ एक्स जस्टिफाई एंड सिंस ही इज़ नॉन रेजिडेंशियल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको एक स्टेटमेंट लिखनी है कि अगर हमें कोई भी अगर हम सैलरी लेते हैं चाहे वो इंडिया में अक्रूड हो या डीम्ड हो तो वो क्या होती है, टैक्सेबल होती है। बट अगर कोई भी अलाउंसेज है, जैसे कि यहाँ पे सैलरी मिल रही है, अलाउंसेज मिल रहे हैं आउटसाइड द इंडिया मिल रहे हैं, तो ये यहाँ पे कोई भी टैक्सेबल नहीं होते, इंडिया में एग्जाम्प्टेड होते हैं। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन, ये आपका टेबल फॉर्म क्वेश्चन है जो मैंने आपको इलस्ट्रेशन कराई थी 9th से लेकर 11th तक। तो सबसे पहले इससे भी हम करते हैं 19th क्वेश्चन। तो सबसे पहले गाइस इस क्वेश्चन के लिए हम 3 कॉलम्स बनाएंगे, जिसमें हमारा आएगा रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। 19th क्वेश्चन में सबसे पहले है सैलरी ड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द इंडिया। आउटसाइड द इंडिया अगर हमें कुछ मिला तो 93,500 ये हमारा किस साइड आएगा, रेजिडेंट वाली साइड आएगा 93,500। उसके बाद है गाइस हमारा सैलरी ड्रॉन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इन लंडन ऑफिस ऑफ एन इंडियन कंपनी फॉर 3 months। सैलरी हमें मिली है लंडन ऑफिस में 18,000, ये भी हमारा किस साइड आएगा, फर्स्ट वाली साइड, रेजिडेंट वाली साइड आएगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्न्ड अब्रोड एंड रिसीव्ड इन इंडिया। रिसीव्ड इन इंडिया 25,000 है, तो ये हमारे तीनों में आएगा 25,000 एंड 25,000। नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस ट्रांजेक्शन आउटसाइड द इंडिया एंड केप्ट इन बैंक देयर, ठीक है। प्रॉफिट अर्न हुआ है हमें आउटसाइड द इंडियन 18,000, तो ये भी फर्स्ट वाले में आपका 18,000 ये आ जाएगा। उसके बाद है डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी 3,000, जो ये 3,000 है आपको ये तीनों में आ जाएगा, है ना। मतलब 3,000 तीनों में आपका आएगा, रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट आपका हो, ठीक है। ठीक है गाइस, तो ये सारे हम चीज़ें डाल लेनी है। मतलब सैलरी जो है हमारी एम्प्लॉयमेंट की ये हमें आउटसाइड द इंडिया मिली है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अगर हमें मिली है तो हम ये तीनों में डालेंगे। बट अगर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं होता तो हम सिर्फ इसे रेजिडेंट में डालते, ठीक है। 93,500 तो हम गाइस अब इसे निकाल लेंगे। उसके बाद गाइस हम अगर अब इसका टोटल करेंगे तो इसका आ रहा है 1,57,500। नेक्स्ट हमारा आया है 1,21,500 एंड इसका भी टोटल जो है हमारा कितना आ रहा है 1,21,500, ठीक है। तो ये 19th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है गाइस 20th क्वेश्चन, ये भी सेम बिल्कुल इसी तरीके से हमें करना है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट जो है गाइस वो हम रीड कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिटेड इन इलाहाबाद बैंक, ठीक है, इंटरेस्ट मिला है। उसके बाद है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन अफ्रीका इन्वेस्टेड इन नेपाल, ये 10,000 हम किस में डालेंगे, रेजिडेंशियल में डालेंगे। नेक्स्ट है डिविडेंड रिसीव्ड इन यूके फ्रॉम अमेरिकन कंपनी पार्ट ऑफ 20,000 रिमिटेड इन इंडिया, तो यहाँ पे 10,000 हम क्या है कहाँ पे रिसीव हुआ है, रेजिडेंशियल में हम इसे डाल देंगे। पेंशन रिसीव्ड इन बेल्जियम फॉर सर्विसेज रेंडर इन इंडिया, ये तीनों में आएगा 20,000, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अगर सर्विसेज रेंडर इन इंडिया में आएगा तो आप 20,000 तीनों में ऐड करोगे। तो ठीक है गाइस, मतलब इसमें जो इंटरेस्ट हमें सेविंग बैंक का डिपॉजिट से मिल रहा है इलाहाबाद में, मतलब ये मिल हमें इंडिया में रहा था 1,200 हम तीनों में ऐड करेंगे। उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम ये रेजिडेंशियल में ऐड होगी। उसके बाद गाइस हमारी जो डिविडेंड है यूके में रिसीव हो रहा है, ये बाहर रिसीव हो रहे हैं। अगर कोई भी इनकम बाहर रिसीव होती है तो हम इसे किस में ऐड करते हैं, रेजिडेंशियल में ऐड करते हैं, ठीक है। तो जो ये पेंशन रिसीव हो रही है ये सर्विस रेंडर इन इंडिया, मतलब सर्विसेज हम इंडिया में दे रहे हैं कितनी 20,000 की, तो हम इसे भी ऐड कर देंगे। तो गाइस इसे सभी को ऐड करने के बाद जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 41,200, 21,200 एंड यहाँ पे 21,200, ठीक है। ये हमारा 20th क्वेश्चन भी हो गया। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप सो गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।
Meet you soon in the next video with the next topic. Thanks for watching this video guys, and don't forget to like, subscribe and share my channel for more videos like this, and also check the link of playlist in the description box now.